नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 24 में 80। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। इन 100 दिनों में क्या कुछ खास काम हुए, जनहित में क्या बड़े फैसले लिए गए और किस विभाग का काम कैसा रहा, इसकी खुद सीएम योगी समीक्षा कर रहे हैं। वैसे बीजेपी के लिहाज से देखें तो ये 100 दिन पूरी तरह से उसके नाम रहे हैं। पहले विधानसभा चुनाव की जंग जीती, फिर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार ढंग से जीत दर्ज कर सपा से उसका गढ़ छीना। इतना ही नहीं, बीजेपी का अब पूरी तरह से मिशन 2024 फोकस है। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट भी सेट कर लिया गया है। टारगेट है सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का। क्या बीजेपी अपने इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है? वहीं सत्ता पक्ष की इस रणनीति के जवाब में सपा, बसपा और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे, इसी को लेकर चर्चा करेंगे आज के मुद्दे 24 में 80 पर। लोकसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का समय शेष है। ऐसे में सियासी दलों ने महारन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की बात करें तो बाकी दलों के मुकाबले 2024 को लेकर वो कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रही है। जी हां, यूपी में आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा को पटकनी देने के बाद बीजेपी ने आराम करने की बजाय अब पूरी तरह से मिशन 2024 पर फोकस किया है। इसके लिए हाईकमान ने बाकायदा लखनऊ में बड़ी बैठक बुलाई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी यूपी में विशेष तौर पर उन 14 सीटों को लेकर रणनीति बना रही है जिसे वो 2019 में हार गई थी। उपचुनाव में जीत के बावजूद आजमगढ़ और रामपुर को कमजोर सीटों वाली सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि 2024 में बीजेपी प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी अभी से जुट गई है। दूसरी ओर कांग्रेस, सपा, बसपा समेत तमाम विपक्षी दल 2024 को लेकर फिलहाल कहीं भी मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है तो फिर वो बीजेपी को कैसे टक्कर देंगे? इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है क्या वो पूरा हो सकता है? इसमें किसकी भूमिका कितनी अहम होगी? सवाल ये भी है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो क्या ये बीजेपी को परेशानी में डालेगा? ऐसे ही कई और बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए इस चर्चा को हम शुरू करेंगे। कई मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी का जो मिशन 2024 है बहुत जोरों शोरों से लगे हैं। और देखिए 24 में 80, यदि पूरी की पूरी 80 आप ले जाएंगे तो बाकी लोग क्या, और क्या ऐसा संभव है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और यदि ऐसा संभव हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास भी होगा। और इसलिए भी होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो इस वक्त एक लहर है, लहर देखिए मैं इसलिए भी कह रही हूं कि अब तक जो भी इलेक्शंस हमारे सामने आए हैं उसमें जो परिणाम आए हैं वो यही दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ग्राफ, एक उनकी जो विचारधारा है या उनका जो काम करने का तरीका है या वो जनता के दिल तक पहुंच जा रहे हैं। तो किस वजह से? बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अभी जो चीजें दिख रही हैं लगता है कि क्या उस टारगेट को भी वो पूरा अचीव कर पाएंगे। दूसरी मुख्य बात कि विपक्षी दल जो हैं वो इस लोकसभा के लिए किस तरह की तैयारी में है, उनको किस मंथन की जरूरत है, वो कैसे इस चीज में कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी चर्चा का विषय जरूर बनता है। चलिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरएलडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रविंद्र पटेल जी जुड़े हैं। रविंद्र पटेल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए मीसम जैदी हमारे साथ जुड़े हैं। मीसम जैदी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश यादव हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कंचन जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़े वादे कहना चाहिए और बहुत बड़े दावे भी कहना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस कि 24 में 80 आ जाए, तैयारियां हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं और अभी तक के जो इलेक्शंस देखे हैं उनके परिणाम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर है। तो मुझे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी होगी या फिर पूरी की पूरी 80 लाना? और यदि पूरी की पूरी 80 आती हैं तो फिर विपक्ष क्या करेगा? जी राखी जी, देखिए बात ये होती है ना कि जब हम जनता के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए काम करते हैं और जब
जब जनता के हृदय में जो लोग हैं रहने वाले, उनके हृदय में उतर जाते हैं, तो फिर वो अपना भविष्य देखते हुए, अपने कामों को देखते हुए और अपने भारत का हित देखते हुए वो उसे ही चुनेंगे जो भारत के हित में होगा। तो मैं पूरे विश्वास के साथ और दम के साथ ये कह सकती हूँ कि लोग ये जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तम हमारे देश के लिए और कोई पार्टी नहीं हो सकती है। और उसी का प्रमाण आप देख रही होंगी कि जो हमें अभी आजमगढ़ में मिला, रामपुर में मिला, ये बहुत कम लोगों के सोचने में आया होगा राखी जी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अमेठी जिस प्रकार से ध्वस्त हो गई, जिनका किला कहा जाता था, एक गढ़ कहा जाता था कांग्रेस का, उसी प्रकार से सपा भी अब हमारे उत्तर प्रदेश में ध्वस्त होने वाली है। ये प्रमाण रामपुर से और आजमगढ़ से निकल करके आया है। तो पूरे विश्वास के साथ में जनता भी समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत ही योग्य कार्यकर्ता हैं, जो बहुत भरोसे के साथ में और बहुत मेहनत के साथ में कार्य करते हैं, इन चीजों से उनको भी बड़ा उत्साह मिला होगा। उनकी उत्साह वर्धन में बहुत काम आई ये जीत। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें एकजुट होकर के हमें 2024 के लिए बहुत उत्साहित कर रहा है और ये प्रमाणित करता है कि हम 2024 में बहुत अच्छी तरीके से जीतने वाले हैं, क्योंकि हम दिलों को जीतने वाले हैं, क्योंकि हम हृदयों में उतर करके काम करने वाले हैं। और जनता के लिए जरूरी होता है देश का विकास। देश का भविष्य तय होना विकास से होता है, वर्तमान से होता है। और वर्तमान आप देख रही हैं कि हमारा कितना ही उत्तम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक योजना होती है, कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य होते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो कभी भी अपने कामों से, चुनौतियों से और जनता के हित से डरता नहीं है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता कि अगर हमने एक चुनाव जीत लिया है तो हम थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे अरे हम तो जीत गए ना। नहीं, हमें वो जो जीत होती है वो हमें और प्रोत्साहित करती है कि नहीं, अगर हम ये जीत हमने पा ली है तो हमें और आगे का जो मेहनत है, जो आगे की चीजें हैं, उससे भी हमें जीतना है। वो कहीं हार, अगर पहली बात तो हम समझते नहीं है कि हार का हमें मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि हम काम बहुत कर रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी भी कहीं आशंका है या हमने पिछली दफा में जो चीजें नहीं कर पाई हैं, हमें वो भी चाहिए। जो हम जीत नहीं पाए हैं जिन चीजों को, जिन सीटों को, वो भी सीटें हमें चाहिए। और वो हम कामों के जरिए, विकास के जरिए और लोगों के दिलों में उतरने के जरिए ही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? रविंद्र जी, 24 लोकसभा के लिए क्या तैयारी कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं, या जिस तरह से भी कंचन जी को भी आपने सुना, यहाँ तो पूरी तैयारी पूरी की पूरी 80 बटोरने की है। ठीक है, अच्छी बात है। उनकी तैयारी है। उनके पक्ष में परिणाम भी आए हैं उपचुनाव के। तो सबसे पहले तो मुझे उनकी पार्टी और उनको बधाई आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा ये है कि सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना देखना चाहिए, क्योंकि आज का समय या दिन उनके साथ है। लेकिन 2024 में भी 2 साल है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए काम करती है, काम कर भी रही है। हमारी पार्टी के नेता माननीय चौधरी साहब अभी कल ही शामली में बहुत बड़ी रैली किए हैं बेरोजगारों और अग्निवीरों की समस्या को लेकर के। तो मैं समझता हूं कि काम कर रहे हैं हम, और अभी उसके बारे में कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। प्रत्येक पार्टी में समझता हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे हम लोग हों, चाहे गठबंधन के लोग हों, सभी लोग इस चुनाव से निश्चित तौर पे सीख लेंगे और जो कमियां रह गई हैं उनको दुरुस्त करते हुए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए, बेरोजगार युवाओं को साथ लेकर के और इन सबको एक समुचित मापदंड के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। 24 पे जो इन्होंने 80 की बात की है, मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति है। बाकी सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मीसम जाति जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। राजेश जी भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आवाज आपकी आ रही है। क्या तैयारी लोकसभा 24 के लिए? लोकसभा 24 की तैयारी पूरी है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दावा आ रहा है, तो इसको देखते हुए तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भाई आदमी अति उत्साह में तो कभी कभी बोल जाता है, लेकिन अगर जिनको आधार बोलकर भारतीय जनता पार्टी
या उनके नेतागण बोल रहे हैं, तो मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और आजमगढ़ की हकीकत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आप आजमगढ़ की जीत को लेकर के बहुत उत्साहित हैं, आप जीते हैं, आपको सर्वप्रथम बधाई। लेकिन आजमगढ़ की हकीकत यह है कि दिनेश लाल यादव यहाँ जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीती। भारतीय जनता पार्टी किसी मुगालते में न रहे, यहाँ दिनेश लाल यादव चुनाव जीते हैं और दिनेश लाल यादव के जगह पे अगर आप किसी दूसरे को लाए होते तो परिणाम आपके सामने होता। ऐसा मेरा बिल्कुल ये दावा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसमें धर्म और जाति दोनों का मिश्रण है। समाजवादी पार्टी सिर्फ जाति की राजनीति कर रही थी और उससे एक कदम आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और जात दोनों का मिक्सचर बना करके एक नया शरबत पेश किया है। तो अगर 2-1 जीत आपको हासिल हो जाए तो इसका मतलब इतना बड़ा दावा कर देना कि कोई लोकसभा की सीट दूसरा आदमी कोई पा ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ी बात है। और काफी इसको मैं अगर यूं कहूं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं तो आप गलत नहीं होगा। आप पिछले 100 दिन आपके बीत चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि इन 100 दिनों में कोई एक काम आप बता दें कि जिससे सारी जनता का भला हुआ हो, सारी जातियों का भला हुआ हो, सारे वर्ग के लोगों का भला हुआ हो। कोई एक काम आप हमें बता दें, हमें भी उम्मीद है कि आपके पास लिस्ट होगी आपके कामों की। मुझे नहीं लगता। जितने भी सरकारी विभाग हैं आप पता कर लें, आप चैनल के लोग आप अक्सर जाते रहते हैं, आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। सारे विभागों में सारे काम ठप पड़े हुए हैं, किसी विभाग में पैसा नहीं है, तनख्वाह देने भर का पैसा नहीं है। आप बराबर सिर्फ एक झूठ, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है साहब, ऐसी सरकार नहीं आई साहब, ये नहीं हुआ साहब, इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता जो भारतीय जनता पार्टी करे। ग्लोबल स्कूल कहते हैं, एक झूठ को 100 बार 1000 बार बोलो वो सच हो जाएगा। इस नीति पे भारतीय जनता पार्टी लगातार चल रही है और जनता इस चीज को भली भांति समझ रही है। आजमगढ़ और रामपुर की जीत को लेकर के आप इतने उत्साहित न हो कि आप 80 की 80। हाँ भाई, अब आप सरकार आपकी है, तकनीकी आप जानते हो, अगर कोई आपने अलग से सेटिंग कर रखी हो कि नहीं इस बार 80 में से एक भी किसी को नहीं देना है, तो भाई मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता कि भाई आपकी क्या क्या तैयारियां हैं, अंदरूनी तैयारियां जिनको लेके पूरे समाज में आशंका रहती है। जो आजादी के बाद से अब तक इतने शासन आए और गए, लेकिन लोकतंत्र में लेकर के, चुनाव को लेकर के इतना बड़ा अविश्वास पूरे देश में अब तक नहीं रहा जितना इस समय है। तो अगर ये तैयारी आपकी इस तरह की हो गई है कि आप कोई दूसरा दल एक भी सीट नहीं पाएगा, तब तो भाई सारे दलों को सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा दावा आखिर कैसे किया जा रहा है। क्योंकि हकीकत जो है वो तो हम देख रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है वो तो हमारे सामने है। हम कहीं बाहर से तो आए हुए लोग नहीं, हम भी इसी समाज में रह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी बढ़िया वेव चल रही है ये हमसे भला अच्छी तरह से कौन जानता है और आप पत्रकार बंधुओं से भला अच्छा कौन जानता है। तो ये दावे जो हैं ये इस बात की ओर इशारा है कि कोई बड़ी तैयारी आपकी है और वो तैयारी इस तरह की है कि वो जनता के हित में नहीं है। जनता को सतर्क रहना चाहिए। जहां तक देश स्तर पे सवाल है कि भारत में बहुत विकास हो रहा है, बहुत चारों तरफ खुशहाली का माहौल है, ये सब खोखले थोथले दावे हैं। और विकास आपने देखा अभी जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों की किस तरह से खुलेआम जान ले रहे हैं, इन सब के पीछे आज की भारतीय राजनीति और सत्ताधारी पार्टी की जो नीतियां हैं वो जिम्मेदार है। देश आज गर्त में जा रहा है, रुपए हमारा औंधे मुंह गिरा हुआ है और बावजूद उसके आपका ये स्लोगन के साथ देश बहुत विकास कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है। हम तो 80 के 80 जीत लेंगे। आप करते रहिए दावा, करते रहिए, आपकी सरकार है। राजेश जी ठीक है, मुझे एक बात जाननी है, क्योंकि रविंद्र जी आपसे भी मैं ये सवाल लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है इनका भारतीय जनता पार्टी का दावा यदि 80 पूरी लेने का है तो मुझे लगता है जितने भी विपक्षी दल हैं वो ये तैयारी भी करें कि कैसे उन तक सीटें आएंगी और बहुत सारी चीजें इसके पीछे। मेरा एक सवाल है, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले राजेश जी आप ही जवाब दीजिएगा। आपने 2 बातें बोली, एक तो ये कि इनकी कोई ऐसी प्लानिंग्स हैं कि ये किसी और को एक भी सीट देना नहीं चाहते,
तो अलग बात हुई, एक वो। दूसरी चीज ये कि धर्म की राजनीति, जात की राजनीति और भी सारी चीजें। मुझे ये बताइए कि यदि धर्म की राजनीति है या जाति की राजनीति है, मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से ये चीज पूछ रही हूँ क्योंकि ये समझने की चीज है। जो लोग सुनते हैं ना उनको भी समझ नहीं आता कई बार कि आखिरकार सच है कि गलत है। तो मुझे ये बताइए कि यदि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं या जात की कर रहे हैं या कोई और इंटरनल पॉलिसी ऐसी खेलते हैं, फिर भी ये नतीजे जो हैं ये इन्हीं की तरफ क्यों चले जाते हैं? क्योंकि देखिए, यदि पूरे नतीजे इनके तरफ जाने होंगे तो मुझे लगता है, हमने विधानसभा भी देखा तो फिर सपा को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था, फिर तो पूरी इनकी सीटें होनी चाहिए थी, दूसरे दलों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, सब इनके पास जाना चाहिए। तो फिर ऐसे निर्णय भी तो आते हैं ना कि थोड़ा सा विपक्ष अभी बचा है। ऐसा ये दावा कैसे, मतलब कैसे माने इसको? मैं वही बात कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति को आप हम लोग शुरुआती अपने शिक्षा में इसको हम लोगों ने क्लास 9-10 में ही पढ़ा था कि ये अफीम का काम करती है और इससे आप इनकार नहीं कर सकती, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो ये अपने आप ही अभी आपने देखा कि आदमी जान रहा है कि इसका परिणाम मेरी हत्या होना है, मुझे मृत्युदंड मिलना है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह का काम खुलेआम कर रहा है, एक दूसरे धर्म के लोगों की हत्या कर रहा है। तो ये जो दौर चल रहा है, इसमें आदमी का दिल दिमाग वो ठीक स्तर पे नहीं रहता, वो क्या करने जा रहा है उसके समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बिल्कुल उसी रास्ते पे लेके चल रही है, कल को कोई और करेगा, परसों को कोई और करेगा। जहां तक सवाल जात की राजनीति का है, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि धर्म और जात दोनों की राजनीति का मिला जुला एक जो नया सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, निश्चित तौर पर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को तत्काल में मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है। जो विपक्षी दल हैं जो, उनमें मैं आपसे पहले भी कहा कि ये जाति की राजनीति कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के दोनों की राजनीति कर रही है। ठीक है। तो आज कभी ये सह का खेल होता है, कभी ये मात का खेल होता है। ठीक है रविंद्र जी, आपसे भी मैं जवाब लूंगी। ठीक है रविंद्र जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, बस 1 मिनट। कंचन जी, मुझे तो अभी ये जानना है अब कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि पूरी की पूरी 80 आपके पास आएंगी, विपक्ष को कुछ नहीं मिलेगा? मतलब ये खुल जाए राज तो मुझे लगता है जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी ऐसा कुछ करने लग जाएंगे तो शायद एक तरफा उनकी तरफ भी चला जाए। मुझे तो लगता है अभी सबसे बड़ा सवाल यही हो गया। कौन सी टेक्निक है? हाँ, वही मैं भी वही जानना चाह रही हूँ। कंचन जी, मैं बता रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट पॉइंट ये कि वो सीट नहीं बांटती, क्योंकि सीट बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वो आप लोगों की तरह ही एक पार्टी है और पार्टी का काम सीट बांटना नहीं है। जो आप बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि क्या आप सारी सीट ले लेंगे, हमें बिल्कुल नहीं देंगे। भाई ये आपकी योग्यता पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी सीटें ले सकते हैं। ये हमारी अपनी योग्यता है और हमारा ये उत्साह है कि हम पूरी की पूरी जनता को अपने हित में कर ले, अपने तरफ कर ले। बाकी अभी आप पर डिपेंड करता है, हम आपको रोक नहीं रहे हैं कि अब आप अपनी जनता को अपनी तरफ ना करें या फिर उनके दिलों में जगह ना बनाए। करिए ना, हमने कब रोका है आपको? हम जो चाहते हैं वो हम करना चाहते हैं और जब भी हमने ऐसा चाहा वो हमारे साथ हुआ, क्योंकि हमने जो आप बार बार पूछ रहे हैं ना कि वो क्या योजना है, वो यही योजना है कि जनता के लिए आप कितना सोच रहे हैं, जनता के लिए आपने क्या किया। केवल जाति के लिए, जैसा कि मैंने अभी सुना कि आप जाति के लिए, धर्म के लिए काम करते हैं और जाति, तो भारतीय जनता पार्टी पर इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले आपको ये सोचना चाहिए। मैंने भी सपा के प्रवक्ता को सुना, वो कह रहे हैं जाति धर्म, हम हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। मैं आपके बीच नहीं बोली हूँ, मुसलमान नहीं कर सकते ना, ये हमारी निजी समस्या है। शरबत ही बनाते रहेंगे क्या? शरबत किसका बना है? सुनिए ना, सुनिए चुपचाप, शरबत सुनिए अब कैसा बनता है। बनाइए सुनिए ना, कितना टप टप करते हैं वीडियो, सुनिए। हाँ, बनाइए। जाति और क्या, राखी जी रोकिए ना इनको। बोले कंचन जी, चुप है वो, बोले। मैं यही कहने का प्रयास कर रही हूँ कि जाति और धर्म से कुछ भी नहीं होता। जाति और धर्म की अगर ठीकरे फोड़े तो पहले आप मुलायम सिंह जी के फोड़ दीजिए, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है। शायद MI आपको याद होगा, शुरू आप करते हैं, ठीकरा फोड़ते हैं बीजेपी पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी पर। तो ये अच्छी बात है, आप कुछ काम करिए, आप कुछ विकास करिए, अपने लिए नहीं जनता के लिए जीतने का प्रयास करिए, जनता के लिए विकास करने का प्रयास करिए। कंचन जी, ये समाजवादी पार्टी से नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के, ये आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ये सपा का पक्ष नहीं रख रहे। पार्टी को भी सुनाना,
मैं उनका भी जवाब दे रही हूँ, इनका भी जवाब दूंगी। अभी इन तक नहीं आई हूँ, वो बीच में ही बोल रहे हैं, मतलब नहीं। पहले मैंने अभी समाजवादी पार्टी को जवाब दिया क्योंकि मैंने पहले सुना और आपने मुझे मौका नहीं दिया, इसलिए पहले उनको जवाब देना था। अब इन पर आ रही हूँ कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या है, कहाँ है। हाँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी उत्तर प्रदेश में आइए, काम करिए, आपको भी किसी ने रोका नहीं है। आप आए, उतर के काम करें, जो भी चीजें हैं। हाँ, जो सरकार में होता है, जरूरी नहीं कि वो सारे काम कर जाए। प्रयास भले ही आदरणीय योगी जी, मोदी जी बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई काम, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें होती है, रुक जाता है, कम पड़ता है। आप आइए ना, उसके लिए हमें सुझाव दीजिए, बताइए, धरना कीजिए, हम उस पर विचार करेंगे। और अगर आपका सुझाव अच्छा होगा तो हम उसके लिए काम करेंगे, जनता के हित के लिए काम करेंगे। तब आप विपक्ष में अच्छे काम के लिए होंगे, तब आप अच्छे दल के रूप में उभर करके आएंगे। लेकिन आप सोचो कि आदरणीय योगी जी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप आकर के उसके लिए धरना करेंगे, तो आप अच्छा विपक्ष नहीं हो सकते। फिर आप अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अपने लिए कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, एक मिनट वापस आ रही हूँ। रविंद्र जी, जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है एक तो वो मैंने सवाल किया था कि वो टेक्निक आपको भी लग रहा है क्या, जैसे आम आदमी पार्टी को लगा वो टेक्निक पता चल जाए तो आपके तरफ भी कुछ चला जाएगा? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन जी को सुन रहा था और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहा था और बता रही थी कि वो काम करिए, सुझाव दीजिए, आइए, धरना दीजिए। अरे भाई, पिछले 6 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में 8 साल से सरकार है आपकी। आप यूँ देखें ना, जो हमारे नौजवान साथी, बेरोजगार साथी धरना दे रहे हैं, जो शिक्षा मित्र, अनुदेशक धरना दे रहे हैं, उनका क्या हाल किया आपने? उनके सर तोड़े, कमर तोड़े, पैर तोड़े, क्या इसलिए वो आप उनको लखनऊ बुला रही हैं? दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, उनको कौन छुएगा? वो हमारे भारत का भविष्य है, लेकिन भारत का भविष्य तब संभलेगा ना। बहन जी, लखनऊ पुलिस ने पीटा है उनको, क्योंकि देखिए, लखनऊ पुलिस ने पीटा। सुन लीजिए, बात करनी हो तो मैं उससे भी बात कर लूंगी। नहीं, बिल्कुल बात करने के लिए हम लोग संवाद, हम राजनीतिक लोग संवाद ही कर सकते हैं और संवाद करने के लिए और ऐसी नहीं है बहन जी। हम सब लोग संवाद करना चाहते हैं। सुनिए, अब मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए आप। ठीक है कंचन जी, एक मिनट उनका पक्ष आ जाए। देखिए समय भी हो गया है, भरपूर समय दिया था, उनका पक्ष आ दीजिए। मुझे बोलने दीजिए, मुझे कहा गया बताने के लिए, मैं सवाल में जवाब दे रहा हूँ, फिर आपकी बारी है कि दीजिएगा। आप ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सत्ता के नशे में मदमस्त है, मदहोश है, उसे कुछ पता ही नहीं है। वो 80 नहीं, 545 का वादा कर सकते हैं। सुन लीजिए ना, आप देखिए यही है, आप सब लोग इंटरप्ट करते हैं। मैं कहता हूँ 545 सीटों का वादा कर सकते हैं और उतना ही नहीं, हो सकेगा तो वो पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिलाने की बात कर देंगे। वो कुछ दिन बाद हो सकता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोले कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, वर्मा को मिला के एक हम संयुक्त भारत देश बनाएंगे। ठीक है, चलिए मैं बीच में रोकूंगी। देखिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि 24 में से 80 की तैयारी जो भी है सब लोग मिलकर करें। इसलिए मिलकर करिए क्योंकि कब क्या किसके तरफ जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान में जो नतीजे आए हैं इलेक्शंस के या आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो एक विचारणीय है कि आखिर सिर्फ बीजेपी क्यों, बाकी दल क्यों नहीं। तो मुझे लगता है विपक्ष को भी तैयारी करनी चाहिए। बाकी ठीक है, कहने में क्या है, कह लीजिए कुछ भी, अब थोड़ा सा वक्त है तो तैयारियों में भी देना चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ छीटाकशी करने से। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 24 में 80 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बहुत अलग हैं, अन्य दलों को करना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ इंटरनल पॉलिसी है, अंदरूनी रूप से कुछ तकनीक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी 80 लेके जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि ऐसा कुछ है तो बाकी इलेक्शंस में भी गौर फरमाया जाए कि यदि ऐसी कोई टेक्निक होती तो फिर पूरा का पूरा इधर एक तरफ ही जाता, दूसरों को सीटें क्यों मिली हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सोचना चाहिए और सोच समझ के आगे की चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।